हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1A का 8वां क्वेश्चन हल करते हैं। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m तथा m का मान ज्ञात कीजिए। 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। और आगे बताया गया है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8। चलिए इसको हल करते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 18 और 117 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 18 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से हमने 18 की अभाज्य गुणनखंड किए और 117 के भी निकाल लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, लास्ट में 13 एकम 13। इस प्रकार से हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं। 18 के हैं 2 × 3 × 3 और 117 के हैं 3 × 3 × 13। अब हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या है उनको ही लिखेंगे। यहाँ पर 2 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 यहाँ भी है। एक 3 बाहर आ गया, ये इसका भी जोड़ा, इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ गया। 13 का नहीं है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3 त्रिका 9। इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं का 18 और 117 का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एचसीएफ 18 और 117 को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 18 और 117 का एचसीएफ हमने फाइंड किया है, 9 आया है। तो इस 9 को यहाँ पर रख देते हैं, इसके स्थान पे, बराबर 18m-117 आगे है, ये दर्शाया गया इस रूप में। अब हमें m का मान फाइंड करना है, निकालना है। तो या करके हम इस पद को इधर कर लेते हैं और इस पद को उधर कर देते हैं, क्योंकि बराबर के इधर वाला पद इधर वाले पद के बराबर होता है। तो चाहे हम इधर करें चाहे उधर करें, तो हमने इसको इधर कर लिया इसलिए क्योंकि हमको m का मान निकालना है। तो 18m बराबर इधर 9 है और इसको हम भेज देंगे इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 117 जोड़ लेंगे तो 18m बराबर हो जाएगा 9 7 16 के 6 हासिल आई 1 1 2 और 126। जब m का मान हम निकालेंगे तो 126 और 18 चला आएगा नीचे भाग में। अब इसको जब हम काटेंगे तो 18 7 126, ये कट जाएगा 7 बार में। तो m का मान हमारा 7 आ गया। m का मान फाइंड करने के लिए कहा गया था, m का मान 7 आ गया। अब हमको 18 और 117 का एलसीएम भी बताना है फाइंड करके। तो चलिए हम एलसीएम बताते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए पहली संख्या 18 है, 18 रख देते हैं, दूसरी 117 है और बराबर एचसीएफ हमने अभी भी फाइंड किया, यहाँ पर 9 है और एलसीएम हमको निकालना है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे, इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है तो इस पद को हम इधर कर लेते हैं 9 एलसीएम और इसको उधर भेज देते हैं 18 गुणे 117। हम दोनों पदों को इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के इधर बराबर के उधर दोनों पद बराबर हैं। तो अब हमको एलसीएम निकालना है, आइए इधर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम बराबर 18 गुणे 117 और ये 9 इधर गुणा केस में है, इधर जाएगा बराबर के इधर, तो आ जाएगा ये भाग में 9, काट देते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, एलसीएम बराबर 2 गुणे 117, गुणा कर देते हैं, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1, 2 एक कम 2 1 3 और 2 एक कम 2, 234, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो हमसे पूछा गया था एम का मान और एलसीएम, हमने दोनों फाइंड कर लिया है। तो आंसर में हमारा हो जाएगा एम बराबर 7 और एलसीएम बराबर 234, यही हमारा आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि जिससे मैं कोई वीडियो अगर पोस्ट करता हूं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यदि संख्या n, या इसको हम लिख सकते हैं, यदि n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। यदि n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी, तब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे कोई प्राकृतिक संख्या है n के लिए, तो मान लीजिए 6 की घात n, प्राकृतिक संख्या कोई 6 है और उसकी घात n बताया गया है, तो कहा जा रहा है कि क्या ये शून्य पर समाप्त होगी। तो अगर ये शून्य पर समाप्त होती है, तब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें हमें 2 गुणे 5 यानी 2 5 अवश्य आना चाहिए। अगर ये संख्याएं आती हैं अभाज्य गुणनखंड में, तब तो इसका n का मान, इसकी घात n का मान शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है 6 की घात n, अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 तिहाई 6, इसके अलावा और कोई नहीं है, की घात n,
इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 के अलावा या अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है। अतः संख्या 6 की घात n शून्य पर नहीं समाप्त होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 यानी 2 5 आना चाहिए, तो जिसमें से 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका जो लास्ट वाला इकाई का अंक होगा वो शून्य पर नहीं समाप्त होगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि अगर हम 6 की घात 1 करते हैं तो 6 ही होगा, 6 कम 6। अगर 6 की घात हम 2 करते हैं तो 36 होगा, और अगर 6 की घात हम 3 करते हैं तो 36 छक्का 216 हो जाएगा। देखिए इसका इकाई का अंक जो है छा ही आ रहा है, ये शून्य पर नहीं समाप्त हो रहा है। लेकिन अगर कोई संख्या हम लें, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर 10 है, तो 10 के हम अभाज्य फैक्टर निकालते हैं तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो इसमें 2 5 आ रहा है, 2 पंचे 10 शून्य पे समाप्त हो रहा है। और इससे हम बड़ी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 40 है, इस पर देखिए शून्य पे समाप्त हो रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10 0, 5 एकम 5, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा, 5 आ रहा, तब भी इसके इकाई के अंक में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी प्राकृतिक संख्या की घात n के रूप में है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 नहीं आता है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 आ रहा, 5 नहीं है, इसलिए इसका जो घात होगा वो लास्ट में हल करने पर, गुणा करने पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।